अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम लाइफ विद फरा के साथ फरा इकबाल एक बार फिर आपके साथ। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह कि आप लोग खैरियत से होंगे और हमेशा दुआ करती हूँ कि आप लोग खैरियत से रहें। इसके साथ साथ आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप प्रोग्राम को पसंद करते हैं और मेरे लिए अच्छे विशेष अच्छे कमेंट्स जो है वो आप भेजते हैं। आज 23 मार्च का दिन है। करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी 1940 में। अल्लामा इकबाल ने इसको पेश किया था। तो उम्मीद करती हूँ कि उस करारदाद के बाद जो पाकिस्तान बना है, उस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सब लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे अपनी अपनी जगह पे रह के कि हम ओवरसीज पाकिस्तानीज अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। तो जो कुछ भी आप अपनी एनर्जी दे सकते हैं, आप उसकी दुआ कर सकते हैं, वो ही करना चाहिए। तो इकबाल का एक शेर जो है वो भी पेश करूंगी इस वक्त कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्त वेरा से। नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरा से। जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ निकल ही आएगा पौधा कोई। तो आज का हमारा अगेन वंस अ मंथ जो स्पेशल एपिसोड होती है सफायर ग्लोबल के साथ, सफायर ग्लोबल पार्टनर्स के साथ, ये वो प्रोग्राम है। इस वक्त अमेरिका में काफी गहमा गहमी है हर हर फ्रंट पर। एक इकोनॉमी ले लें आप रियल स्टेट ले लें, आप इमिग्रेशन ले लें, पॉलिटिक्स ले लें। तो क्योंकि अब निक मिर्जा साहब जो सीईओ हैं सफायर ग्लोबल पार्टनर्स के, वो हमारे तज्जिया निगार भी बन चुके हैं। क्योंकि जब उनसे बात करते हैं किसी भी गंभीर टॉपिक पे तो बड़ी अच्छी उनकी एक राय आती है। जो तज्जिया आता है उनका वो बड़े उनके तजर्बात का निचोड़ होता है। तो अक्सर उसमें बड़ी रियलिटी होती है और बहुत उसमें एक्सपीरियंस नजर आता है उनका। तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे जरूर बात किए जाए जब ऐसा कुछ भी कोई हालात इस तरह के हों या इस तरह की सिचुएशन पैदा हो, तो उनसे बात की जाए। तो आज की स्पेशल एपिसोड जो है वो इसी पर मबनी होगी। तो वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में निक मिर्जा साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फ़ारा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी मैं ऑन द ठीक शो। हूँ। मुझे लग रहा है आपका कुछ अंडर वेदर है आप। एलर्जीज जो है क्या नॉर्मल है। अभी स्प्रिंग शुरू हुआ है तो एलर्जीज जो हैं वो चलती रहती हैं। तो इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग एंड यहाँ पे काफ़ी अटैक होता है, ख़ास तौर से डैलस में। वी हैव पोलन। पोलन इज़ अ बिग इम्पैक्ट ऑन एलर्जीज। तो उसकी वजह से राइट। थोड़ी बहुत मतलब ये कि नेज़ल कंजेशन, डीकंजेशन, विच इज़ नॉर्मल फॉर टेक्सास, एटलीस्ट फॉर नॉर्थ टेक्सास। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा अपना गला खराब है इसी वजह से। ये जो पॉलन उड़ते हैं सडनली आप इनहेल करते हैं उनको और आपका गला वाला खराब हो जाता है। होप यू फील बेटर। आई एम फीलिंग बेटर। मैं खुद को ठीक कर लेती हूँ किसी ना किसी तरीके से तो एनीवे तो चलें। आज हमारा बड़ा गंभीर किस्म का शो है। अगेन लास्ट टाइम भी आपके साथ बहुत डीप डिटेल बात हुई थी। तो ये आप भी देख रहे हैं सब। ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी साथ ही हो रहे हैं। लेकिन ये जो इस वक्त प्रेसिडेंशियल लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं और जो कुछ हालात चल रहे हैं इस वक्त, उस पर थोड़ी सी हम आपसे बात करना चाहते हैं। प्लीज लेट्स स्टार्ट इट। जी। तो बताइए कि सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं, इनका रियल स्टेट पे डायरेक्टली, क्योंकि आपकी बात मुझे हमेशा याद आती है कि रियल स्टेट इज वन ऑफ द की पिलर्स ऑफ इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी। तो उसको उस पर रियल स्टेट पर क्या असर पड़ेगा इसका, इमिग्रेशन पॉलिसीज का? बहुत अच्छा सवाल है। और जैसा कि हम कहते हैं कि रियल एस्टेट इज़ अ बैकबोन ऑफ द यूएस इकोनॉमी। और जब तक आपकी बैकबोन जो है, जैसे आपकी कमर में आपका जो वर्टेब्रा है, अगर वो स्ट्रांग है तो आपकी पूरी बॉडी स्ट्रांग है, आप उस पर खड़े रह सकते हैं। यू कैन डू ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट्स इन एवरीथिंग। सो सेम विद द रियल इस्टेट, कि जैसे रियल इस्टेट आपकी स्ट्रांग रहेगी तो आपकी मुल्क का इकानमी जो है, जीडीपी ग्रोथ, एवरीथिंग विल बी मच स्ट्रांगर। जहाँ तक ये इमिग्रेशन का ताल्लुक है तो उसमें देयर विल बी सम इम्पैक्ट, नॉट अ होल लॉट। और उसका रीज़न ये है कि ये जो बिल्डर्स हैं, जो घर बनते हैं, मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स इधर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, तो उनके पास जो क्रू होता है, जो उनके पास काम करने वाले लोग होते हैं, आई मीन दे ऑल हैव वैलिड डॉक्यूमेंट्स, authorized to work in America, and they are very well trained and experienced. So हमारे जो इस फील्ड के अंदर एनालिस्ट हैं, वी डोंट foresee much impact of the immigration policies on real estate.
I mean, think we will be fine. The way the economy is moving towards the better thing, and उसी तरह से ये इंशाल्लाह आगे बढ़ती रहेगी. तो रियल एस्टेट के ऊपर इमिग्रेशन का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होपफुली अभी तक तो नहीं हुआ है. इन अ लॉन्ग रन भी शायद नहीं होगा. आई मीन लास्ट टाइम 2016 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, तो उस वक्त भी यही हुआ था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको जो है यहाँ से मतलब निकाला जा रहा था. तो अभी भी वही जो है हो रहा है कि मतलब जो इलीगल्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर क्रिमिनल्स, दोज आर द वन दे आर गेटिंग डिपोर्टेड फर्स्ट. और जो दूसरे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो इतने स्किल्ड लेबर नहीं होते हैं कि जहाँ पे आपके घरों की, आपकी कमर्शियल की, आपकी रिटेल की कंस्ट्रक्शन में जो है इस्तेमाल हो. उसके लिए स्किल लेबर है जो कि ऑथोराइज्ड है अमेरिका में काम करने के लिए. ये बताइए कि ये आप जाहिर है बायर्स भी बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, ये इमिग्रेंट्स भी होते हैं बायर आपके, खासतौर पर अगर आप कमर्शियल पे ना जाएं, रेजिडेंशियल पर जाएं. तो अब तो ये भी सुना है कुछ दो चार चीजें ऐसी भी आई हैं कि जो ऑलरेडी यूएस सिटीजन्स थे वो भी डिपोर्ट हुए हैं. तो आप समझते हैं कि इससे भी कोई आपकी बाइंग पावर पे या बाइंग पे असर पड़ेगा इन इमिग्रेंट्स के जाने से? We don't see any kind of impact. ये जो इमिग्रेशन की जो पॉलिसी है, आई मीन जैसे मैंने अभी पहले भी कहा, और बाइंग पावर पे जो है मतलब वही लोग बाय करते हैं कि जिनके पास एसेट्स होते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, जिनका क्रेडिट हिस्ट्री होती है, जिनकी जॉब स्टेबिलिटी होती है. तो वो लोग जो है इधर रेजिडेंशियल और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट के अंदर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इधर अपने पर्सनल यूज़ के लिए और अपने इन्वेस्टमेंट के लिए. और जहाँ तक ये डिपोर्टेशन का मसला है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि मोस्ट ऑफ दिस डिपोर्टीज आर क्रिमिनल्स, they are here illegally, and well, put it this way, in the first place they're not supposed to be in America. So to make America safe, I think the right thing to do is get these criminals out of this country and keep America safe. तो उसकी वजह से जो है मतलब बाइंग पावर जो है वो उन लोगों की है जो यहाँ पे जिनकी जॉब स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियली वो सिक्योर हैं और उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, दे ऑलरेडी बीन इस्टेब्लिश. उसकी वजह से वी डोंट सी के रियल इस्टेट की बाइंग पावर पे या सेलिंग के ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा. थोड़ा सा ये बात करते हैं कि ये जो स्टॉक मार्केट डाउन हुई है पिछले कुछ दिनों में, इससे आपके रियल एस्टेट पे क्या फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा, और अब बेहतरी के क्या चांसेस हैं? क्योंकि जिस तरह आपने कुछ बातें बताई थी लास्ट ईयर जो हम कर रहे थे, इलेक्शन होने के बाद हमने बहुत सारी देखी, प्रेडिक्शंस भी थी, लेकिन कुछ उस तरह की चीजें नजर नहीं आ रही हैं. स्टॉक मार्केट इज गोइंग डाउन, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब भी कोई काम, कोई चेंजेस आती है किसी अच्छी चीज़ के लिए, तो पहले जो है कुछ चैलेंजेस से आपको गुजरना पड़ता है. सो दिस इज़ द फेज दैट वी आर फेसिंग द चैलेंजेस एंड वी आर गोइंग थ्रू द चैलेंजेस. तो इन चैलेंजेस से निकलने के बाद जो है देन वी हैव अ बेटर फ्यूचर, वी हैव अ बेटर इकोनॉमी, एंड वी हैव द प्रॉस्पर अमेरिका आफ्टर दैट. अब चूंकि अभी जो आपने भी जैसा कहा कि आपकी मार्केट जो है पिछले 10 लास्ट वीक आई थिंक 10% डाउन हो गई थी. तो उसकी वजह यह है कि टैरिफ्स जो लगे हैं काफ़ी चीज़ों के ऊपर, तो उसकी वजह से जो है थोड़ी सी अनसर्टनिटी है और उससे मार्केट जो है थोड़ी सी फ्लैक्चुएट हुई है. और उन चीज़ों से काफ़ी चीज़ों पर फ़र्क पड़ेगा, इसलिए कि ड्यूटी जो है कभी किसी पे 2% थी, किसी पे 5% थी, अब वो जो है किसी पे नहीं भी थी, अब वो जो है वो 25% तक पहुंच गई है. तो उसकी वजह से मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये शॉर्ट रन में है. इन अ लॉन्गर रन वी आर एक्सपेक्टिंग बेटर थिंग्स एंड अ बेटर फ्यूचर एंड अ बेटर इकोनॉमी फॉर अमेरिका. ठीक है, तो चलें अब ये बताइए कि ये जो आपकी रियल एस्टेट मार्केट है, अब ये टैरिफ की आपने बात की है, मैं चाहती थी कि टैरिफ की बात हम नेक्स्ट सेगमेंट में करते, तो थोड़ा सा इन्वेंटोरी की बात कर लेते हैं कि इन्वेंटोरी इस वक्त किस कंडीशन में है, और क्या अभी भी वही सूरत हाल है जो लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था कि इन्वेंटोरी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आपने ये कहा था कि अगले साल इलेक्शन के बाद ये सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाएगी, बायर्स मार्केट से चेंज हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट. टैरिफ पे हम आएंगे बाद में, लेकिन टैरिफ की वजह से ही बहुत सारी और भी सवाल उठते हैं यहाँ पर, लेकिन इन्वेंटोरी पे भी फर्क पड़ेगा इससे कोई?
नहीं, अभी इस वक्त जो करंट मार्केट जो है इन्वेंटरी ख़ास तौर से वी टॉकिंग अबाउट टेक्सास, यहाँ पे इन्वेंटरी जो है अच्छी खासी है। लास्ट ईयर जो थी इन्वेंटरी इतनी नहीं थी, मार्केट में चीज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन अभी जो है टेक्सास के अंदर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, आपका ऑफिस, आपका मल्टी फैमिली, वी हैव सफिशिएंट मोर देन इनफ इन्वेंटरी। अभी इस वक्त जो है इन्वेंटरी की कोई कमी नहीं है। We have plenty of properties out there in each sector for people to buy and make deals. अभी भी इस वक्त भी चूंकि इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई एंड के ऊपर है, तो उसकी वजह से वी आर स्टिल इन अ बायर्स मार्केट, and the government is taking certain measures and taking certain steps to bring the interest rate low. So hopefully we are expecting that to be low by the end of spring or early summer. तो जब वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो फिर जो है इसका ट्रेंड जो है शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स सेलर्स मार्केट। तो अभी जो है इन्वेंटरी अच्छी खासी है मार्केट में, उसमें कोई कमी की नहीं है। एंड बट वी लोग अभी थोड़े से कॉशियस हैं। अभी जैसे जनवरी से जब प्रेसिडेंशिप चेंज हुआ है, तो उसके बाद से लोग थोड़े से कॉशियस हैं, इंटरेस्ट रेट का वेट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं ये जो टैरिफ्स लग रहे हैं उसकी वजह से मार्केट किस तरह से शिफ्ट होगी, कहाँ जाएगी। तो अभी थोड़ा सा जो है ठहराव मार्केट में आया हुआ है, बट देयर इज अ प्लेंटी ऑफ प्रॉपर्टीज आउट देयर फॉर पीपल टू गो आउट देयर व्हील एंड डील एंड मेक अ डील। जब समर आएगा इस साल, तो क्या आप समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट और ये सारा कुछ दोबारा उस पोजीशन पर आएगा जिसपे 2 साल 3 साल पहले था, जो आप समझ रहे थे कि हाँ उस पे इस 2024 में आना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन की वजह से नहीं आया। 2025 में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वहां पर आएगा? I mean, it may not be there in like next 3 months, लेकिन hopefully by the end of the year or early 2026, we will see much better, way better economy and the interest rate and the better housing market and the residential market as well. तो लेकिन अभी तो आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को कि वो खरीदें अभी या ना खरीदें? देखिए, हमेशा से मैं तो ये कहता हूँ, जब बायर्स मार्केट है ना, दैट्स द बेस्ट टाइम टू बाय। इसलिए कि जो प्राइस में आप अभी कोई भी प्रॉपर्टी ले लेंगे, इधर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, जो भी आपको लेनी है, इंटरेस्ट रेट में बी हाई, लेकिन उसका क्या होगा कि जब वही प्रॉपर्टी अगर आप वेट करेंगे कि जब इंटरेस्ट रेट उसका डाउन होगा, लोअर होगा, फिर मैं जाके वो प्रॉपर्टी खरीदूं, तो उस वक्त जो है वो वैल्यू जो है उस चीज़ की बढ़ चुकी होगी। तो इंटरेस्ट रेट जो है इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता अगर आप उसका कैलकुलेशन करें वर्सेस द प्रॉपर्टी वैल्यू। तो बेहतर यही है कि प्रॉपर्टी आप खरीद लीजिए। इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर आप 1972 से लेके अब तक की आप पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, एवरी 2 ईयर्स 3 ईयर्स इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाता रहता है। बायर्स मार्केट आती है, सेलर्स मार्केट आती है, फिर बायर्स मार्केट आती है, फिर सेलर्स मार्केट आती है। तो अभी अगर आपको अच्छी डील मिल रही है तो आप फ़ौरन से पहले प्रॉपर्टी लीजिए, और जैसी मार्केट जो है शिफ्ट हो टुवर्ड्स द लोअर इंटरेस्ट रेट, आप उसको रिफाइनेंस करा लीजिए। तो यू विल बी ठीक है। इन अ विन विन सिचुएशन। तो आपकी अपनी जैसे आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, आप क्या समझते हैं कि ये अब सेल करने का अच्छा टाइम है, या किसी की भी प्रॉपर्टी बेचने के लिए ये अच्छा टाइम है, या अभी वेट करें? अभी प्रॉपर्टी बेचने के लिए फ्रॉम द बायर्स पर्सपेक्टिव, उसमें यह है कि मतलब अभी आपको जो है जो मार्केट वैल्यू है उसके आसपास जो है प्राइस वैल्यू मिल जाएगी उसकी। बट यू नीड अ बेटर प्राइस, कि हर एक की एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे बहुत अच्छी वैल्यू मिले मेरे घर की। देन वी वुड रिकमेंड कि आप जो है समर तक वेट कीजिए, एंड होपफुली बाय दैट टाइम यू कैन हैव अ बेटर प्राइस फॉर योर प्रॉपर्टी। सेम फॉर द कमर्शियल? एवरीथिंग, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, सब के अंदर यही है कि देखिए इंटरेस्ट रेट जब नीचे जाता है ना, तो रिगार्डलेस किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी हो, उसकी वैल्यू हमेशा ऊपर जाती है, हमेशा ऊपर जाती है। दिस इज़ अ इकोनॉमिक्स रूल हियर इन अमेरिका। इंटरेस्ट रेट हाई है, सो यू हैव मोर लेवरेज टू व्हील एंड डील ऑन द प्रॉपर्टीज। इंटरेस्ट रेट लो है, तो फिर वो बायर की मर्जी पे कि वो प्रॉपर्टी आपको कितने की बेच रहा है। तो बीइंग इन रियल एस्टेट, क्या क्या आपके पास कोई अच्छा अगले सवाल से पहले यहाँ पे ब्रेक का इशारा हुआ है, तो फिर अगला सवाल हम करेंगे ब्रेक के बाद। तो नाजरीन कहीं मत जाइएगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाइफ विद फरा, और मेरे साथ मौजूद हैं सफायर ग्लोबल पार्टनर के सीईओ निक मिर्जा साहब। और हम आज बात कर रहे हैं ये करंट जो पॉलिटिक्स चल रही है और जो
एटमॉस्फेयर है और जो कुछ भी टैक्सेस और टैरिफ लग रहे हैं उनके बारे में हम रियल स्टेट के साथ कनेक्ट करके उसको बात कर रहे हैं उनसे। तो मैं आपसे ये करने वाली थी सवाल कि आपका जो रियल स्टेट में इतना तजर्बा है उसके मुताबिक, और जो आपको कोई अगर ऐसी इंडिकेशन नजर आ रही है कि क्या आप समझ रहे हैं कि वापस ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ये डाउन होंगे? बिल्कुल, आई मीन हर एक की एक्सपेक्टेशन है हु इज़ इन रियल एस्टेट, चाहे वो रेजिडेंशियल में है, कमर्शियल में है, इंडस्ट्रियल में है, मल्टी फैमिली में है, सबकी एक्सपेक्टेशन यही है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे होगा। एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प, आई मीन ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट, आई मीन दिस गाय ही इज़ फ्रॉम रियल एस्टेट, he is the guru of real estate, and I mean he believes in transactions, so he is doing the best he can to bring the interest rate lower than what it is now. So हमारी सबकी एक्सपेक्टेशन यही है कि होपफुली समर तक जो है इंटरेस्ट रेट काफ़ी बेहतर, मे बी इज नॉट गोइंग टू बी देयर मच लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग, लेकिन इट विल बी देयर वेयर यू कैन मेक अ नाइस डील विद द बायर्स। ठीक है, चलिए अब टैरिफ्स की बात करते हैं, क्योंकि मैंने जब ये टैरिफ्स देखे थे तो मुझे ऐसा लगा था कि ये तमाम चीजें जो है ये तो घरों में ही इस्तेमाल होती हैं, घर बनाने में इस्तेमाल होती हैं। एल्युमिनियम है, लकड़ी है जो कनाडा से आती है। और मुझे ये बताइए कि ये क्या टैरिफ्स जो लगे हैं ये ठीक है, या इससे कई सवाल हैं इसके अंदर, लेकिन चलें पहले टैरिफ्स की बात करते हैं फिर मैं आगे पूछती हूँ आपसे। देखिए टैरिफ क्या सही है, क्या सही हो रहा है ये? देखिए जो पॉलिसी है प्रेसिडेंट ट्रम्प की है कि अमेरिका फर्स्ट, बी अमेरिकन बाय अमेरिकन, कि जो चीज़ें बाहर से लोग लेकर आ रहे हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे बनाएं। अब वो बाहर से जो चीज़ें आती हैं उस पर टैरिफ, मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो उस पर टैरिफ नहीं था, लेकिन जो अमेरिका से बन के चीज़ें दूसरे मुल्कों में जाती हैं वो उस पर टैरिफ लगा के उस पर वो टैक्स लेते हैं। सो विच इज़ नॉट फेयर। जब हम आपकी कोई भी प्रोडक्ट्स है वो अमेरिका में आ रही है और उस पर हम अगर टैरिफ नहीं लगा रहे हैं और उसकी कंजम्पशन यहाँ पे इतनी अच्छी खासी है, तो हमारी जो प्रोडक्ट आपके पास जा रही है तो वो उसको जो है आप टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? उसकी वजह से ये कि जो हमारी प्रोडक्ट्स अमेरिका से बन के दूसरे कंट्रीज़ में जाती हैं तो टैरिफ होने की वजह से वहाँ के लोगों के लिए महंगी हो जाती हैं, वो ख़रीदते नहीं हैं, हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती है, हमारी लेबर कम हो जाती है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है उसकी वजह से। सो दैट्स वाई ही इज़ मेकिंग दीज एफर्ट्स कि जो भी चीज़ है वो अमेरिका में बनाई जाए, और टैरिफ अगर वो इक्वल है, जितना टैरिफ वो हमसे लेते हैं उतना ही टैरिफ हमें भी उनकी प्रोडक्ट पे चार्ज करना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज़ अ फेयर एंड ऑनेस्ट गेम। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि ये जो एल्युमिनियम है, स्टील है, या ये जो लकड़ी आती है, क्या हम ये डिमांड पूरी कर सकते हैं हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ की, अमेरिका की? देखिए अल्यूमिनियम एंड स्टील जो है ये इंपोर्ट होता है आपका कनाडा से, जापान से, कोरिया से, मेक्सिको से, जर्मनी एंड ब्राज़ील से। और जो टोटल कंजम्पशन है अमेरिका के अंदर जो इंपोर्ट करते हैं यूज़ करने की, ओनली 13%। 87% is produced here in America. 13% जो है, 13% सिर्फ बाहर से आता है। 13% ऑफ यूएस स्टील कंजम्पशन जो है वो दूसरे मुल्कों से आती है। तो इट्स गोना हैव अ लिटिल इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग। देखिए आपके स्टील से, एल्यूमिनियम से आपकी गाड़ियां बनती हैं, आपके वॉशर ड्रायर बनते हैं, आपके जो कैन प्रोडक्ट्स हर तरह की है हर चीज़ में। तो उसमें मतलब ये है कि जो 13% जो शॉर्टेज है अभी हमारे पास, उस पर 25% लगेगी, तो ओवरऑल जो है इट विल हैव सम इम्पैक्ट कि इन चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो यकीनन बढ़ जाएंगी। तो दैट्स कैन हैव अ इम्पैक्ट। सेम फॉर द हाउसिंग एंड द रियल एस्टेट मार्केट, कि आपका एल्यूमिनियम उसमें यूज़ होता है, आपका स्टील यूज़ होता है, ख़ासतौर से कमर्शियल में अ लॉट ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम हैव बीन यूज्ड। तो उसके अंदर जो वैल्यू जो है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी चीज़ की वैल्यू लाइक $10,000, आई मीन $7,500 है, तो इन टैरिफ्स की वजह से जो है देयर विल बी अबाउट लाइक $10,000। सो वो 25% का जो है वो हमने थोड़ा सा इसमें रखा है कि वो यकीनन होगा। और घरों की वैल्यू जो है, आई मीन ख़ास तौर से रेजिडेंशियल की, that will be about like between 6 to 10% more than what it is now. So बिल्कुल एल्यूमिनियम का और स्टील का जो टैरिफ लग रहा है उसकी वजह से यहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं और जो चीज़ें प्रोडक्शन में हैं और जो बन रही हैं, इधर जो आपके पर्सनल यूज़ के लिए और आपके बिजनेस यूज़ के लिए, उस पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, बट इट्स गोना बी फॉर द टाइम बीइंग, एंड देन एवरीथिंग विल सेटल डाउन एंड देन होपफुली इट विल गेट बेटर। लेकिन एक दफा जो प्राइसेस बढ़ जाएंगी
वो फिर दोबारा तो नीचे नहीं आएंगी, वो तो फिर बढ़ गई तो जैसे आप कह रहे हैं तो काफी ज्यादा है। 25% आप कह रहे हैं 6 to 8% घरों की बढ़ेंगी, वो भी काफी ज्यादा पड़ जाएगा। देखिए फिर वो वो दोबारा प्राइस, तो नीचे नहीं आएंगी। हाँ वो प्राइसेस जो बढ़ेंगी वो टैरिफ की वजह से बढ़ेंगी, ठीक है। अगर somehow some way other countries can have some type of इसका सॉल्यूशन मिल जाता है प्रेजेंट गवर्नमेंट से आपकी जो है, और वो उस पे हल हो जाता है। अगर आपको याद होगा कि कोविड के भी दौरान में टिम्बर जो था मोस्टली कनाडा से आता है, बिल्कुल। उसकी वजह से जो है प्राइस जो है टिम्बर की बढ़ गई थी। हम्म। लेकिन अब चूंकि वो सब दोबारा से उसकी सप्लाई चेन कमांड शुरू हो गई है, दोबारा से आना शुरू हो गया था, तो प्राइस बैक टू नॉर्मल। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है कि एक दफ़ा चीज़ ऊपर चलेगी फिर वो नीचे नहीं आती। यहाँ पे अगर टैरिफ लगा, अगर टैरिफ फर्ज करें किसी तरह से सेटल हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है दूसरे कंट्रीज के साथ, तो वो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी कि दे डोंट हैव टू पे 25% ड्यूटी, सो दे हैव नो रीजन टू चार्ज एक्स्ट्रा। उसी तरह से अगर यहाँ पे और इंडस्ट्री बन जाती है और वो पूरा 100% यही प्रोडक्शन हो रही है इंस्टेड ऑफ 87, तो आपको टैरिफ देने की जरूरत ही नहीं है। सो देन द प्राइसेस विल इवेंचुअली विल गो डाउन। सो दैट्स हाउ इट राइट। वर्क्स। तो उनको दूसरे मुल्कों को इससे या कनाडा को जैसे क्या फर्क पड़ेगा इससे? उनको तो फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो यहाँ की जो पब्लिक है उनको फर्क पड़ रहा है। नहीं, उनको भी फर्क पड़ेगा ना। अब देखिए कनाडा जो है, आई मीन पॉपुलेशन जो है उनकी बहुत थोड़ी है, ठीक है। हम्म। आई मीन उनका एरिया जो है, एरिया वाइज इज अ ह्यूज यानी कंट्री। कंजम्पशंस बहुत कम है उनकी किसी भी हाँ, चीज की। उनके यहाँ इन चीज़ों की कंजम्पशन नहीं है, तो दे हेविली डिपेंड ऑन एक्सपोर्ट। तो जब हम्म। उनकी चीज़ें एक्सपोर्ट होके अमेरिका में नहीं आएंगी, अगर 13% जो उनका यहाँ पे आ रहा था, जो कि मेरे पास अभी नंबर हैं कि जो हम स्टील जो इंपोर्ट कर रहे थे, दैट वाज 26 मिलियन मेट्रिक टन्स इन 2024 जो कि हमने इंपोर्ट किया था। That's a huge amount for Canada, maybe not for America, because we are such a huge country and such a big economy. So it's going to have a big impact. So अब उनको ये loss cover करने के लिए they have to find different markets. They have to find Europe, South America, Asia, maybe Middle East, to see if they can sell these products to those guys to cover their losses. तो impact उन आई पे भी थिंक ये यकीनन उनको इसलिए भी अच्छा पड़ रहा था कि अमेरिका शिफ्ट करना, चीजों को ट्रांसफर करना या भेजना बहुत आसान है। और बिल्कुल वो रिवर के जरिए भेज देते हैं या वैसे भी आ जाता है, लकड़ी वकड़ी तो दरियाओं के जरिए आ जाती है। बिल्कुल, वो काफ़ी आसान था और उनके लिए सहूलत थी और सस्ती थी उनके लिए, और मतलब अच्छे पैसे उनको मिल रहे थे। लेकिन फिर हाँ। बात ये आ जाती है कि भई आप जो हमसे चीज़ें ले रहे हैं, उस पे आप टैरिफ लगा रहे हैं, और हम आपसे लें तो हम ना लगाएँ। दैट्स नॉट फेयर। या तो ये कि जो हम दे रहे हैं आप उस पे भी नहीं लगाएँ, आप हमसे भी फ्री लें, अगर हम आपसे फ्री ले रहे हैं। सो उस चीज़ को जो है ये मतलब ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया है कि उनकी क्योंकि आबादी बहुत कम है, उनकी कंजम्पशन कम है, उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज नहीं, से। नहीं उनको एक्सपोर्ट से कम फ़र्क पड़ेगा, इसलिए कि जो पड़ेगा। 13% जो है बिल्कुल 13% फॉर अमेरिका एंड अमेरिकन्स इज़ अ स्मॉल नंबर, बट 13% फॉर कनाडा इज़ अ ह्यूज नंबर। हम्म। कि मे भी हो सकता है कि जो उनकी प्रोडक्शन हो रही है, दैट 13% इज ऑलमोस्ट लाइक अ 50% ऑफ देयर प्रोडक्शन जो यहाँ पे राइट। आ रहा था। तो अगर वो 50% प्रोडक्शन उनकी रुक जाती है और अमेरिका नहीं आ रही है, तो उनका जो 24 मिलियन मेट्रिक टन जो अमेरिका में आ रहा था, तो वो तो रुक गया सारा। सो दे हैव टू फाइंड अ डिफरेंट मार्केट टू सेल दिस थिंग टू कवर द डेफिसिट। हाँ, और या फिर वो अगर टैरिफ देंगे, इधर भेजेंगे तो उन्हें वो पैसे पे करने पड़ेंगे। नाउ दे हैव टू सी कि उनको कहीं और भेजने में इससे कम पैसे लगते हैं या ज्यादा पैसे लगते हैं, नहीं राइट? जाता, बिल्कुल बिल्कुल। दे हैव इसलिए टू भी कैलकुलेट दैट। exactly. So hopefully all these governments and the establishments they can work out a deal which will be in the best interest for America. राइट। अच्छा, ये बताइए कि ओवरऑल इस सेगमेंट में हम यही बात करते हैं कि ओवरऑल ये इकोनॉमी जो आप देख रहे हैं, महंगाई का एक तूफान है जो हर तरफ आया हुआ है। ये इसको कैसे कंट्रोल करेंगे या करेंगे या नहीं करेंगे, या ये अंडे जो है वो 13 13 के मिल रहे हैं, ये नीचे जाएगा या नहीं जाएगा? एग्स जो हैं वो मेरे ख्याल है किसी बीमारी की वजह से जो थी उसकी शॉर्टेज हुई थी, एंड एफडीए एंड द हेल्थ डिपार्टमेंट फेडरल भी और स्टेट लेवल पे भी बर्ड फ्लू उस बर्ड फ्लू की वजह से। जी हाँ। उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।
And yeah, of course, I mean, that will eventually will go down and will go back to the normal prices. कि अभी जिस प्राइस के ऊपर है, that's not affordable for a lot of families. And राइट। the people in up higher places, they understand and they know, and they are taking certain measures and precaution and then steps to control that thing कि उसके प्राइस को जो है दोबारा नीचे लेकर आ जाए. सो महंगाई जो है मतलब ऐसा ऐसा, अब देखिए वो इन्फ्लेशन जो होता है वो महंगाई की वजह से होता है, वो सब होता है. आई मीन बट स्टिल कंट्रोलेबल. यहाँ पे कंट्रोल हो जाती है हर चीज कि वंस द लेकिन मार्केट्स इस गेट. वक्त ऐसा लग नहीं रहा कि कंट्रोल हो रही है, क्योंकि आप जिस चीज को देखें, कुछ तो टैरिफ्स की वजह से ग्रोसरी में भी काफी फर्क पड़ रहा है। जाहिर है घरों की हमने अभी बात की है, गाड़ियां, कार्स, कार्स का मामला ऐसा ही है, अब ये जरूरत की चीज है। यहाँ पे बिल्कुल टेक्सास में तो स्पेशली गाड़ी के बगैर आपका गुजारा ही नहीं है। नाउ एवरीबडी इज वरीड कि अब गाड़ियों की प्राइसेस जो हैं वो 6-6, 7-7 हजार या 8 हजार बढ़ जाएंगे। चलिए बिल्कुल बढ़ जाएंगी और बिल्कुल उनका जो फियर है वो सही है, लेकिन हाउ ऑफन डू यू बाय कार्स? नॉट एवरी डे, नॉट एवरी मंथ, मे बी once a year, once every 2 years, once every 3 years. So I don't think they should be worried and concerned about गाड़ी का वैल्यू कितना बढ़ जाएगा, वो तो दूसरा. लेकिन जो आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, द थिंग्स दैट यू कंज्यूम एंड यूज्ड एवरी डे, दैट शुड बी कंसर्न. एंड आई थिंक वो भी चीज़ें जो हैं बैक टू द नॉर्मल आ जाएंगी. इसलिए कि अभी जैसे पिछले दिनों टैरिफ लगा था आपके प्रोड्यूस के ऊपर, वो वक्ती तौर पे भी हटा दिया गया है. दे आर ट्राइंग टू वर्क आउट अ डील विद मेक्सिको एंड थिंग्स, सो दे वोंट हार्म जो पुअर पीपल हैं, जो कहना चाहिए कि लेस फॉर्चुनेट पीपल हैं. सो दे आर वर्किंग ऑन दोज थिंग. लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा यहाँ पे. जैसा कि लोग, वही बात है कि हर चीज़ का प्रोपेगेंडा बहुत होता है, लोग एग्जैजुरेट करके चीज़ें बताते हैं, होता है. बट इन रियल लाइफ, आई मीन यू बीन हियर फॉर सो लॉन्ग, अगर आपसे मैं पूछूं कि आज से 30 years 35 years पहले जो है एक ब्रेड का लोफ ऑफ ब्रेड जो है 99 सेंट्स या $1, $15, $20 का आता था. अभी भी आप किसी जगह चले जाइए, ऑफ ब्रांड भी अगर आप देख लें तो वो अभी आपको 99 सेंट्स का मिल जाएगा. अगर आपको ब्रांड वाला चाहिए तो मे बी $2, लेकिन ऑफ ब्रांड आपको फिर भी कहीं ना कहीं 99 सेंट्स का लोफ ऑफ ब्रेड मिल जाएगा. सो सेम यही चीज़ें हैं कि सीरियल्स हैं, दूसरी चीज़ें, मिल्क कितने ऑफ ब्रांड जो हैं आपको सस्ते मिल जाते हैं. सो आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं. इज़ नॉट दैट यू आर रनिंग आउट ऑफ द चॉइसेस, यू रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस. आपके पास हर तरह की चॉइसेस है, आपके पास हर तरह की ऑप्शन है, एंड यू कैन स्टिल सर्वाइव. बट वेट फॉर द बेटर थिंग्स. कि कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए, एक तो चेंज जो है ना किसी भी चीज़ में, अगर आप कोई मुश्किल चेंज लगता है, चेंज बहुत मुश्किल लगता है। होती है, लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो एक राइट। कंफर्ट लेवल में आ जाते हैं, वो समझते हैं दिस इज इट, दिस इज द वे द लाइफ एंड दिस इज व्हाट सपोज टू बी. लेकिन अगर उनको ये बताएं कि अगर इसको इस तरह से करके, अगर इस तरह कर लें, आपकी इससे लाइफ और अच्छी हो जाएगी. बट देयर इज अ फेज दैट यू हैव टू गो थ्रू टू गेट देयर. तो उस चीज के लिए जो है ना वो लोग तैयार नहीं होते हैं. सो दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग नॉइजेस एंड ऑल दिस थिंग. लेकिन ये एक फेज है जिसके थ्रू हम जा रहे हैं, एंड होपफुली if within the next few months things will calm down and it will be a better America, prosperity and everything will be good here. ठीक है, चलिए आपने तो बड़ी होप दिलाई है सब लोगों को, होपफुली। Well, this is the hope everywhere. Even if you listen to the President Trump, he is saying the same thing. और जैसा दिस इज देखिए नेचुरल चीज है, जैसे अभी हमने बात की कि कोई भी चेंज लाने के लिए ना यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. उससे ठीक है। कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, you cannot make a change in your life. You have to get out of it. राइट, राइट। You need to suffer a little bit, and then it will be much better for you and for your generations to come. So that's what ठीक we है, are all about. इस उम्मीद के साथ यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है, और ब्रेक के साथ वापस आके फिर मैं आपसे एक और मुश्किल सवाल पूछूंगी, दोबारा Okay. उम्मीद को तोड़ूंगी मैं। तो नाजरीन कहीं मत जाइएगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाइफ विद फरा, और हमारे साथ मौजूद है निक मिर्जा साहब, सीईओ ऑफ सफायर ग्लोबल पार्टनर्स, और हम बात कर रहे हैं ये रीसेंट गहमा गहमी जो इस वक्त अमेरिका में जारी है मुख्तलिफ वजूहात से। तो आपने बड़ी उम्मीद दिलाई है, बड़ा अच्छा आपने सम अप किया सेकंड सेगमेंट में, लेकिन अब मैं थर्ड सेगमेंट में फिर आपसे एक ऐसा सवाल करने वाली हूँ जो फिर से आपको दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा सारा कुछ। और मेरा सवाल ये है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि इस साल में रिसेशन होगा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए रिसेशन जो है ना, इसके काफ़ी फैक्टर्स होते हैं. आई मीन हर एक की अपनी अपनी
तज्जिया लोगों का होता है, एनालिस्ट होता है। लेकिन अभी लास्ट वीक प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा कि मे बी वी गो थ्रू द रिसेशन, मे बी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वी गो थ्रू द रिसेशन। और अगर रिसेशन बाज़ औक़ात होता भी है तो आपको पता भी नहीं चलता है। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम व्हेन वी हैड रिसेशन इट वाज 2020, वो लोग उसमें चले से मैं गुजरे। पहले आपसे ये पूछती हूँ अपने नाजरीन के लिए, उनके उनके क्लैरिफिकेशन के लिए, अगर आप सिंपल अल्फाज में ये बता सके कि रिसेशन होता क्या है पहले तो। रिसेशन ये होता है कि उसमें जो है लोग जो है मतलब ये अनसर्टिनिटी बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है, आपका जीडीपी ग्रोथ जो है ये कम हो जाता है। तो मतलब ओवरऑल जो इम्पैक्ट होता है ना इसकी जो बहुत बड़ी पिक्चर होती है रिसेशन की, इट डज नॉट हैव मच इम्पैक्ट ऑन एन ऑर्डिनरी एंड एवरेज पीपल। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी मार्केट्स के ऊपर, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के ऊपर, रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज के ऊपर, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं। ऑन द लोअर लेवल जहाँ पे हम लोग हैं और जहाँ पे हमारे मतलब एवरी डे के लिए वी डोंट फील मच ऑफ इम्पैक्ट। उसमें ये होता है कि आपके घर हैं, जैसे मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट जो है रिसेशन होती है, कभी वैल्यू बढ़ गई है लोगों की, जो है इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई हो गई है, अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है, सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन रिसेशन जो है अगर आता भी है तो एवरेज जो है लाइक अबाउट 10 मंथ्स रहता है। अच्छा। एवरेज टाइम जो है, एवरेज टाइम आई मीन बिटवीन 2 to 18 months, बट एवरेज जो है अबाउट 10 मंथ्स है। बाज़ औक़ात 2-3 महीने में भी चला जाता है। वो जैसे कि मैंने कहा, वो डिपेंड करता है कि आपका जीडीपी का ग्रोथ कितना है, आपका जॉब मार्केट की स्ट्रेंथ कैसी है, और आपका जो इन्फ्लेशन है वो कैसा है। एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट कंट्रोल दोज 3 थिंग्स, इन्फ्लेशन जो है ऑटोमेटिकल, आई मीन रिसेशन जो है वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो अभी जो लोग बातें कर रहे हैं और जो भी खबरें आ रही हैं, जो एनालिस्ट बता रहे हैं कि मे बी वी हैव odds ऑफ 40% ऑफ रिसेशन, मे बी। पहले 20 था, प्रेसिडेंट ट्रम्प के कहने के बाद से जो है वो 40% चला गया है। लेकिन अभी भी जो उनके सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि आई मीन वी हैव अ वेरी स्ट्रांग इकोनॉमी, वी हैव द बिगेस्ट इकोनॉमी, वी आर इन गुड शेप। और उसके हिसाब से जो है अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वी हैव टू गो थ्रू रिसेशन या रिसेशन अमेरिका में आएगा। और जिस तरह से जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, मे बी वी विल गो थ्रू सम टफ टाइम। लेकिन सेइंग दैट रिसेशन, दैट्स वेरी हार्ड वर्क टू से कि रिसेशन आ रहा है या आएगा। ऑड्स हैं उसके, बट इट्स नॉट इनविटेबल एट दिस टाइम कि वो आने वाला है। ठीक है, काफी अच्छा आपने क्लियर कर दिया कि चांसेस हैं, बहरहाल दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि हाँ, नहीं दे आर आए। ट्राइंग टू अवर्ट इट। हाँ, दे आर ट्राइंग टू अवर्ट हाँ, इट कि ना ही आए। और मतलब लेकिन अगर आया भी तो मैंने उसमें जैसे कहा कि उसमें बड़ी जो फर्म्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, आई मीन लोअर लेवल पे वी डोंट फील मच इम्पैक्ट ऑफ द रिसेशन। थोड़ी सी महंगाई हो जाती है, आपकी अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है, आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो हो जाता है। लेकिन अदर देन दैट आई मीन दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट, एवरेज टाइम अबाउट 10 मंथ्स, उसके अंदर वो कंट्रोल करके देन यू गो बैक टू द नॉर्मल। अनएम्प्लॉयमेंट तो वैसे भी इसलिए बढ़ गया है कि वो बहुत सारे जॉबलेस हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ गया उससे। और अभी मतलब हो सकता है शायद और भी हों। और वो जॉबलेस जो हुए हैं वो मे बी someone can justify that, and I think there's a reason and there's a justification for that. That's why वो lay off हुए हैं। मतलब laying off federal people is not an easy thing. You have to have a justification and a proper solid reasoning and cause for that one. तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए वो जॉब्स जो हैं वो एलिमिनेट की गई हैं, ताकि आपके फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर बर्डन, एक्स्ट्रा बर्डन जो था वो कम हो जाए। तो उसमें मोस्टली वो लोग निकाले गए हैं कि जिनकी जॉब्स जो थी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी। जैसे आपने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी देखा होगा कि एक जॉब के लिए 2-2 3-3 लोग रखे हुए होते हैं। आप एयरपोर्ट्स पे चले जाएँ, एक जो जॉब के लिए 4-4 5-5 लोग काउंटर पे बैठे होते हैं, वर्सेस अगर आप यहाँ पे देखिए, किसी भी डेवलप कंट्री में देखिए, तो वहाँ पे खाली काउंटर के पीछे एक ही बंदा होता है, वही टैग लगाता है, वही आपका पासपोर्ट चेक करता है, वही वेट देखता है, सब करता है। लेकिन दूसरे मुल्कों में इस काम को करने के लिए 4-4 लोग लगाए हुए हैं। तो जॉब एलिमिनेशन जो हुई है, तो आई थिंक उसकी जस्टिफिकेशन है यकीनन गवर्नमेंट के पास। एंड उसकी वजह से जो अननेसेसरी जो लोग थे उनको जो है निकाला गया है। चले, ये तो एक बहुत ही लंबी बहस है और आई थिंक इस पे अपोजिंग व्यूज जो हैं वो होंगे लोगों के जरूर।
क्योंकि बिल्कुल। लाइब्रेरीज जो है, लाइब्रेरी जैसी चीज जो है वो आप खत्म कर दें अगर, तो आई मीन दैट्स मेरी समझ में नहीं आता, वो लाइब्रेरी वाला काम मेरी समझ में नहीं आया बिल्कुल। बिकॉज बच्चे, मैं खुद जानती हूँ क्योंकि मैं, आपको पता है, कम्युनिटी में बहुत इन रहती हूँ, कि बहुत सारे बच्चे जो है वो वहां जाके प्रिंटिंग करते थे अपनी, जैसे प्रिंट घर में नहीं कर सकते, वहां जाके किताबें पढ़ते हैं, वो किताबें वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको टेक्स्ट बुक्स मिल जाती हैं वहां से, दे रेंट कर सकते हैं वो उनको, तो और नॉलेज बढ़ता है वैसे भी किताबें पढ़ने से। लाइब्रेरी जो है वो तो एक बहुत ही इसेंशियल चीज है किसी भी जगह की। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। जैसे मैंने कहा कि जिन इदारों से निकाले गए हैं, उनकी जस्टिफिकेशन यकीनन होगी। और अगर लाइब्रेरीज़ के जैसा कि आप कह रही हैं अगर हुआ है, तो मे बी देयर समथिंग बिहाइंड इट दैट वी डोंट नो ऑफ, एंड होपफुली वो और उसको जो है दे वर्क, डोंट नो, और दे डोंट नो अबाउट इट। प्रोबेबली प्रोबेबली दे डोंट नो। इसलिए कि जो कहते हैं ना, जब वो गंदम के साथ वो घुन भी पिस जाता है, राइट, तो समटाइम्स राइट, होता है कि मतलब अगर एक लेवल पे हो रहा है और उससे वो दूसरे सेकंड थर्ड लेवल पे चले जाते, तो बाद का ऊपर लेवल तक को पता नहीं होता कि नीचे कहाँ तक इसका इम्पैक्ट हुआ, क्या हुआ। सो राइट, बाय द टाइम, सो होपफुली वो उसको दोबारा रिस्टोर कर दें। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। दैट्स अ अच्छा, पॉसिबल, ये हाँ, दैट्स अ अब पॉसिबल। इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हाउ सफायर ग्लोबल पार्टनर्स, आप किस तरह तैयारी कर रहे हैं इन सब से कोप करने के लिए? देखिए, हमारा जो बिजनेस जो है मोस्टली इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। सो हम्म, इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज है कि रिगार्डलेस यू गोइंग थ्रू रिसेशन, यू गोइंग थ्रू द गुड टाइम्स, यू गोइंग थ्रू द बैड टाइम्स, तो जो लोगों के पास जमा पूंजी जिसको हम कहते हैं वो रखी हुई है, उसको अच्छी जगह पे आप इन्वेस्ट करें और उसको लगाएं। तो हम रिगार्डलेस ऑफ द रिसेशन और नो रिसेशन, इन्फ्लेशन और नो इन्फ्लेशन, हम एक जो है एक समझ लीजिए एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं, एंड इट ऑलवेज वर्क रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री सिचुएशन। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि रियल इस्टेट जो है, अब लोग क्रिप्टो में करते हैं, बिटकॉइंस में करते हैं, स्टॉक में करते हैं। आई मीन हर एक की अपनी अपनी कप ऑफ टी होती है, हर एक का अपना अपना वो होता है। लेकिन हमारा जो मेजर है वो रियल इस्टेट है। सो रियल राइट, इस्टेट ऐसी चीज, हाँ, रियल इस्टेट ऐसी चीज है कि आप जो है, यू कैन स्लीप गुड एट नाइट, यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू डोंट हैव टू ओपन योर फोन टू सी कि स्टॉक कहाँ पे गिरा, ऊपर गया कि नीचे गया है। तो उसके लिए जो है हम ऑलरेडी एक मेथड है, एक प्रोसेस है जिसके तहत हम काम करते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट को हमने सेव कर रखा है, और लोगों को जिनके साथ हमारी इन्वेस्टमेंट है उनको भी सेव करके, इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। बाज़ औक़ात ये होता है कि यू गो थ्रू द टफ टाइम, चैलेंजिंग टाइम्स में, तो जो आपकी अर्निंग्स होती हैं, जो डिविडेंड्स होते हैं, वो बाज़ औक़ात थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको नुकसान हो जाता है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है आप उसको दोबारा रिकूपरेट कर सकते हैं, और आपकी जो है इन्वेस्टमेंट दोबारा ऊपर जा सकती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फाइन एंड वी आर इन अ गुड शेप। ठीक है। तो आपके नए प्रोजेक्ट, जो आप एक टेक टेक का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, वो उसके बारे में बताइए कुछ। So we are more focusing on a tech infrastructure for the past year or so, and we are working with some big names in the tech industries, investors and end users, to develop data centers. अच्छा, डेटा And सेंटर, ठीक है। yes, and co-locations, or for the end users, either way, whichever you wanted to use this as a space that you can lease, or we can build the entire facility for your own use. So that's what we've been working on for last year or so, and then hoping to have a much growth in next 3 years to come. And inshallah, we'll make a big announcement on your show coming June and July about this data infrastructures. इंशाल्लाह विल वेट फॉर दैट। तो आप इससे निकल जाएंगे, ये जो आपका रेजिडेंशियल कमर्शियल रियल एस्टेट है, इससे निकल जाएंगे फिर बड़े No, प्रोजेक्ट्स no, में जाने के बाद? no. These नहीं, things are our bread and butters, because we still पहला have a huge market. बेसिक ये है। Yes, I mean, we still have a huge market for residential and commercial properties. और डेटा सेंटर्स टेक वगैरह जो है, उसमें ये कि यू वर्क ऑन सम बिग प्रोजेक्ट्स एंड इट टेक्स यू ईयर्स। घर तो ये कि अच्छा, आप 8 महीने में 9 महीने में बना लेते हैं। कोई आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी बनानी है, वो भी साल 1.5 साल 2 साल में बन जाती है।
When you're talking about the tech infrastructure, उसकी खाली जो planning जो होती है, only planning, it takes about a year or two minimum. और फिर उसके ऊपर जो काम शुरू होना होता है, go anywhere from 3 to 10 years. Oh, wow. Yeah, so that's a very long process that you have to go through. So no, we will not give up where we have started from the very beginning, because we still have a very strong hold in that one, and we still have a good market, we have good clientele, and we have good investors, and we'll keep working in the same industry. तो यहीं पे ये सवाल भी उठता है कि जो आपकी करंट इन्वेंटरी है, क्या आप इसकी प्राइसेस बढ़ाएंगे या वही रहेंगी जो आप ऑलरेडी सेल कर रहे थे, आपने मार्केट में जो लेकर आए हुए हैं, ऑलरेडी लगाई हुई हैं आपने? It all depends on the market. जैसे मैंने कहा कि मार्केट जो है, रियल एस्टेट की मार्केट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट, ठीक, और डिमांड के ऊपर. सिंपल थिंग है, सप्लाई एंड डिमांड वाली बात है. अब जैसे अब कोविड में देख लीजिए, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, एकदम से जो है डिमांड बढ़ गई, सब लोग घर लेने लगे, घरों की प्राइस एकदम ऊपर चली गई. सो सेम इज हियर. तो अभी जो मार्केट है उसके हिसाब से वी नो कि हमारी वैल्यू कहाँ पे है. बट इन नेक्स्ट 6 months or 8 months or 10 months, if the market changes, the interest rate goes down, और इसकी डिमांड और बढ़ जाती है, देन ऑफ कोर्स घर की वैल्यू ऑटोमेटिकली. वैसे भी देखिए, अगर एक चीज़ आज की तारीख में रखी हुई है जिसकी वैल्यू लाइक से $2 million है, और अगर 1 साल के बाद मार्केट चेंज होती है, तो उसकी मार्केट चेंज होने की वैल्यू प्लस द अप्रिसिएशन वैल्यू जो है घर की, सो ऑटोमेटिकली उसकी घर की प्राइस तो ऊपर चली जाएगी. तो वो प्राइस तो ऊपर जानी है रिगार्डलेस. आप आज की मार्केट में देखिए या आज से 1 साल के बाद, मतलब या दैट्स अ गिवन थिंग कि मतलब 1 साल के बाद अप्रिसिएशन, अगर हाँ, अगर आप इंटरेस्ट रेट भी आपका स्टेशनरी रहता है, एक ही जगह पे रहता है, तो आपकी जो अप्रिसिएशन वैल्यू है प्रॉपर्टी की, दैट्स ऑलवेज देयर. तो अप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो आपकी, उसकी वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू यकीनन बढ़ेगी. तो आप तैयार हैं इन तमाम चीजों के लिए? We've been ready, we've been blessed, and we have planned for all these things, to face all these challenges, either worse or good. And hopefully we are hoping for the best. We are hoping for the good things for the real estate market, for the financial industry, for the entire country, for the entire country's economy, the employment, the inflation, and the GDP, and all those things. So we are all hoping for the best for the next few months to come. चले, गुड लक विद दैट. और Thank you. यहाँ पे अगर टाइम और है तो मैं थोड़ा सा आपसे एक छोटा सा सवाल, ये जरूर. 1 मिनट है. अच्छा, चले, छोटा सा सवाल ये करना चाहती हूँ कि ये लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन हो रहे, बिल्कुल वो मई में है, सर पे खड़े हुए, तो बहुत सारे पाकिस्तानी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. क्या समझते हैं कि कोई उनका स्कोप बन रहा है सब? देखिए, खड़े होने बहुत अच्छी बात है, एंड खड़े होने के लिए भी आपको करेज चाहिए. तो जो भी लोग खड़े हुए हैं ना, सो दे हैव अ करेज, दैट्स फाइन. लेकिन इन इलेक्शंस में खड़े होने के लिए सबसे पहली चीज जो है, यू हैव टू हैव अमेरिकन माइंडसेट. सबसे पहले आपको अपना थॉट प्रोसेस, अपना माइंडसेट जो है अमेरिकन बनाना होगा. बिकॉज यू आर नॉट रनिंग फॉर एन ऑफिस इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री or somewhere else. You running for an office here in America. So if you don't think like American, don't respect America, American values, American traditions, American people, you will not be successful. You cannot express the challenges and concerns that you have, your community has, your people have. You cannot go anywhere. तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना होगा कि I have to work and face these challenges as an American, not as where you came from. तो ये चीज़ों का बहुत लोगों में कमी है. यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं, I would say 99.9% लोगों के अंदर जो है ये चीज़ नहीं है. They don't have the real mindset of an American to run for an American office. तो सबसे पहले उनको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा कि वी आर रनिंग फॉर द अमेरिकन ऑफिस फॉर अमेरिकन पीपल, टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट अमेरिका एंड अमेरिकन वैल्यूज एंड ट्रेडिशन, नॉट द कम्युनिटी वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस. If you're running for the community problems and community traditions, then you run for the community office, not for an American office. So that's my 2 cents on that.
चले, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा गंभीर गुफ्तगू जैसे के सवाल थे मेरे, आपने बड़ा अच्छा तज्जिया किया, बड़ी अच्छी तैयारी करके आए थे आप। तो आपकी थैंक यू बातें सो सुन मच। के अब मैंने भी अपना माइंडसेट बना लिया है कि आगे क्या करना है, अगले 10 महीने तक किस तरह हमने No, जो है वो टाइम I गुजारना think yeah, you should run for an office. I think you'll be a perfect and right candidate. है। चले, थैंक यू सो मच। आपकी पहली एंडोर्समेंट मुझे मिली है, तो मुझे वैसे कई लोग कह चुके हैं। Let's go for it. चले, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी दोबारा भी। होपफुली आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। यहाँ पे इस प्रोग्राम का वक्त खत्म होने जा रहा है। आपसे फिर मुलाकात होगी। फराह इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।